बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी SRO 55 ऑफ 2025 की, जिसमें ये बात बताई गई थी कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो अनेक्स्चर जे फाइल करेंगे और जितने भी इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर हैं वो अनेक्स्चर H1 फाइल करेंगे स्टॉक की पोजीशन का। तो वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर थी, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे थे। हमारे कुछ फॉलोअर हमें मैसेज कर रहे थे कि एनेक्सर जे और एच कैसे फाइल करना है, वो हो नहीं रहा। उसमें दो प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक प्रॉब्लम्स तो मे बी FBR की तरफ से थी जो अपडेट हो गई है। आज वही चीज़ बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। इसमें वो बताया जाएगा कि वो अब मसला जो पहले आ रहा था वो ख़त्म हो गया। और कुछ लोग थे जिनको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये बनाना कैसे है, ये कैसे बनेगा। अब मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड अकाउंटिंग का है, जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है और उसमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड पढ़ा हुआ है, या ICMA के स्टूडेंट रहे हैं या CA के रहे हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जो हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड बनाते थे वही इन्वेंट्री रिकॉर्ड इसमें बनेगा। बस उसके वो कॉलम्स बता दिए गए हैं, उसके मुताबिक आपने इन्वेंट्री बनानी है। और जो लोग रिफंड क्लेम कर रहे थे, रिफंड क्लेमेंट हमेशा से ये चीज़ें पहले ही बनाते हैं और उनमें उनके एनेक्सर H में जो रिफंड क्लेम की कंजम्पशन वो निकालते हैं, वो अपना सारा उसमें पूरी इन्वेंट्री बनाते हैं कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्या था, हमने परचेजेस क्या की, फिर हमने इंपोर्ट्स क्या की, फिर उसके बाद टोटल अवेलेबल हमारे पास कितना हुआ, अवेलेबल में से हमने लोकल सेल कितनी की, हमने एक्सपोर्ट्स कितनी की, हमने एग्जाम्प्ट गुड्स अगर बेची तो वो कितनी बेची। ये करने के बाद फिर क्वांटिटी बाकी जो है क्लोजिंग स्टॉक बच जाता था। तो वो भी करते थे, उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं। ये प्रॉब्लम उनके लिए होगा जिनके पास प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं है, जिन्होंने कभी इन्वेंटरी रिकॉर्ड बनाया नहीं या पढ़ा नहीं। लेकिन वो भी कोई मुश्किल नहीं है, जो रिटर्न फाइल कर सकता है वो इसको बना सकता है। मैं बता देता हूँ आपको, ये था बेसिकली जो हमने एनेक्स्चर 55 SRO 55 में बताया था। उसमें क्या बतानी है, पहली चीज़ तो आपने डिटेल देनी है कि क्या क्या आइटम है। सीरियल नंबर आ गया, एक्सेल में एक फाइल बनाए, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं होगी ये आपकी बनाने की, और उसको चाहे अपलोड कर दें तो उसी से देख के जहाँ अपडेट आप करते जाएंगे। फिर वो HS कोड क्या है, यानी कि जो आइटम आप यूज़ कर रहे हैं ना उसका HS कोड मांगता है कि उसका HS कोड क्या है, वो प्रोडक्ट जो है उसका HS कोड क्या है। फिर उसका जो प्रोडक्ट आपकी है या जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैयर ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। मीन क्या वो मैयर की जाती है मीटर्स में, क्या वो मैयर की जाती है केजीज में, क्या वो मैयर की जाती है लीटर्स में, क्या वो मैयर की जाती है यूनिट्स में, या उसको किसी और क्वांटिटी से मैयर किया जाता है, तो वो आपने इधर लिखना है। फिर सेल्स टैक्स का रेट लिखना है। स्टैंडर्ड अगर रेट है तो 18% आएगा, कोई रिड्यूस रेट है तो वो उसमें वो आएगा, अगर ज़्यादा है तो वो लिखा जाएगा। ये तो इब्तदाई चीज़ें हैं। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस कि जो आपके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है एक महीना शुरू होने से पहले, आपके पास जो है पिछले महीने का जब मंथ क्लोज हुआ उसमें जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था वही इधर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब आपके पास फर्ज किया चार चीज़ें हैं, चारों चीज़ों की आप पहले वैल्यू लिखेंगे ओपनिंग में कितनी है, फिर उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, मेजरमेंट में लिखेंगे। फ़र्ज़ किया वो केजीज में थी तो आपके पास टोटल केजीज कितने हैं, लीटर्स में थी तो लीटर टोटल कितने हैं, अगर आपके पास उसको मीटर्स में थी तो मीटर कितने हैं, पीसीज में थी तो पीसीज कितने हैं। तो आप इधर उसकी वैल्यू और उसकी क्वांटिटी लिख देंगे। अब आपके पास एक क्वांटिटी है ओपनिंग बैलेंस में। फिर आपने गुड्स परचेज की या इंपोर्ट की ड्यूरिंग द मंथ, तो उसमें तो आपके जीडी में आ जाती है क्वांटिटी टोटल कितनी है। तो फिर जितनी भी आपकी आइटम्स हैं उनके वाइज उसकी वैल्यू भी लिख देंगे और टोटल उसमें जितनी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आप मेंशन कर देंगे। अच्छा, अब जब आपको ये टोटल आ गई तो अब आपके पास टोटल एक अवेलेबल फॉर सेल्स का हो जाता है कि आपके पास टोटल इतनी अब क्वांटिटी है जिसको आप क्लोज, आप एक कॉलम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं अपने लिए, कि आपके पास आ जाएगी कि टोटल अब अवेलेबल फॉर सेल इतनी है। अब इसमें से सप्लाईज कितनी की, सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ होगा कि डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाईज हैं कि आपने जो टैक्सेबल सप्लाईज की वो कितनी है, उसमें वैल्यू और क्वांटिटी, वो आपके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है उसमें जितनी
टैक्सेबल के लिए यूज़ हुई वो इधर लिखेंगे। उसका मकसद ये है कि उस पर फिर आउटपुट टैक्स या टैक्स चार्जेबल देखा जाएगा। दूसरी है एग्जेम्प्ट गुड्स, अगर आप कोई चीज़ें वो पहले टैक्सेबल थी और अब उनको एग्जेम्प्ट में आप बेच रहे हैं, मतलब कोई चीज़ आइटम ऐसी हो सकती है कि आपके पास आई, जब इंपोर्ट की तो टैक्सेबल है, लेकिन जब सप्लाई की तो वो एग्जेम्प्ट है, तो वो उनकी वैल्यू और क्वांटिटी जो है ना इधर लिख देंगे। 2 सप्लाईज हो गई आपकी। अब तीसरी सप्लाई आपकी है, आपने सपोज एक्सपोर्ट कर दी। अब जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें भी वैल्यू ऑफ गुड्स और क्वांटिटी ऑफ गुड्स आपकी आ जाएगी, इधर मेंशन हो जाएगी। अब इसका मकसद क्या है ये सारी चीज़ बनाने का, इसमें जो तो आपने लोकली सप्लाई की होगी उस पर आप आउटपुट टैक्स पे करेंगे, जो आपने एग्जेम्प्ट गुड्स बेची होंगी और उस पर टैक्स आप इनपुट क्लेम कर रहे हैं तो वो उतना पोर्शन आपका इनएडमिसिबल हो जाएगा, तो आप उसको प्रपोर्शनेट करेंगे। जितना टैक्स का आपका एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अगेंस्ट इनपुट अब बनेगा, उस इनपुट को आप इनएडमिसिबल करेंगे और उसको आप डिसअलाउ करेंगे। इसी तरह जो आप जीरो रेटेड सप्लाईज कर रहे हैं, जिसमें एक्सपोर्ट भी हो सकती है, डोमेस्टिक भी हो सकती है, तो उतनी सप्लाईज के अगेंस्ट आपने जो इनपुट क्लेम कर रहे हैं उस क्वांटिटी के अगेंस्ट उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये रिफंड वाले तो पहले ये सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन बाकियों के लिए भी ये मुश्किल नहीं है, इसी तरह ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और फिर आपका बच जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा कि जो ये दोनों को ऐड करेंगे आपके पास अवेलेबल फॉर सेल होगा, उसमें ये तीनों को ऐड करेंगे वो आपसे माइनस हो जाएगी। ये जैसे इन्होंने बताया भी A प्लस सी को आप ऐड करते हैं तो उसमें से माइनस आपकी हो जाएगी E प्लस जी प्लस आई, सारी माइनस हो जाएंगे, तो फिर आपकी इसी तरह क्वांटिटी जो है क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस इस महीने का आएगा वो नेक्स्ट मंथ का वही ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और फिर आपकी एक तरतीब बन जाएगी। सिर्फ एक दफ़ा आपने एक्सेल शीट बनानी है और उसका फार्मूला लगाना है, तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी बनाने में। तो जो मैसेज कर रहे थे कि किस तरह से होना है, तो वो ये अकाउंटिंग का एक टेक्निक है इन्वेंट्री रिकॉर्ड की, जो बीकॉम में भी बहुत पढ़ाई जाती है और इसमें ICM में और CA में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी के रिगार्डिंग ये फिर रिफंड वाले भी बनाते हैं। तो आपको मेरा ख्याल है अब इस चीज़ की समझ आ गई होगी, इसकी परेशानी नहीं होगी। आगे आ गया अनेक्स्चर जे। अनेक्स्चर जे जो है ये भी पहले कुछ मैन्युफैक्चरर थे उनके लिए ये था कि वो उन्होंने इसको फॉलो करना है, लेकिन अब इस SRO के मुताबिक सारे मैन्युफैक्चरर जो हैं वो बनाएंगे। तो इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है कि पहले सीरियल नंबर है, फिर HS कोड है, फिर डिस्क्रिप्शन है गुड्स की, और फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट के कौन से उसमें वही जो kg, लीटर्स, मीटर्स जो भी आ रहा है वो इसका यूनिट आ जाएगा। इसी तरह ओपनिंग, ये अब आपने बनाना है सिर्फ प्रोडक्शन का डाटा, इसमें सेल का नहीं होगा कि आपने सेल कितनी की है, इसमें आपने प्रोड्यूस कितनी की है, इसमें प्रोडक्शन का बेसिकली कि ओपनिंग बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई, फिनिश गुड्स आपके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब वो फिनिश गुड्स जो पड़ी हुई हैं, सपोज आपके पास पहली आइटम है, हम कह सकते हैं कि उसमें पीसीज जो हैं वो 50 पीसीज पड़े हुए हैं, तो आपने इधर 50 पीसीज लिख लेना है और उनकी वैल्यू लिखी होगी। फिर आपने ड्यूरिंग द पीरियड जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की मीन मैन्युफैक्चरिंग आपकी पूरा महीना होती रही और आपने कितनी चीज़ें पी, सपोज 50 पहले थी, 200 और आपने कर ली, तो इस तरह 250 चीज़ें आपके पास बन गई कोई भी आइटम जो है। तो उसमें फिर आ जाता है कि सप्लाईज के, उसमें क्वांटिटी लोकली सप्लाई कितनी की उसकी वैल्यू की थी और क्वांटिटी एक्सपोर्ट कितनी की और उसकी वैल्यू कितनी थी। तो ये दोनों क्वांटिटी एक्सपोर्ट और लोकल का मकसद है कि आपसे आउटपुट टैक्स और आपको जो रिफंड देना है उसको चेक करने के लिए है। तो वो जितनी क्वांटिटी आप सप्लाई कर देंगे, मसलन जो आपने प्रोड्यूस करके आपके पास अवेलेबल थी उसमें कुछ आपने लोकल बेच दी, कुछ आपने एक्सपोर्ट कर दी, तो अब बाकी जो आपके पास बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा और उसकी क्वांटिटी आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस की, जो कि अगले साल जाके आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये तो इसकी अगर आप अकाउंटिंग की बात करें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। हाँ, अगली जो प्रॉब्लम आ रही थी FBR की तरफ से कि अनेक्स्चर जे की जो वैल्यू आ रही थी उसमें वो अभी ऐड नहीं हो रही थी, कि वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की नहीं ऐड हो रही थी, या मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, ये भी अब हो गया है ठीक। अब इसको भी आप क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक में कितनी है, वैल्यू कितनी, ये आ जाएगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग पीरियड कितनी है और वैल्यू कितनी है वो भी आपकी आ जाएगी।
तो फिर क्वांटिटी सप्लाइड लोकली कितनी है उसकी वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी एक्सपोर्टेड कितनी है और उसकी वैल्यू कितनी है। ये तो सारा सॉफ्टवेयर आपके पास बना बनाया है, इसमें आपने फीड करते जाना है तो आपका जो वो है वो निकल आएगा। तो क्वांटिटी इस तरह, क्लोजिंग बैलेंस क्या है और उसकी वैल्यू क्या है क्लोजिंग बैलेंस की, ये भी अब एडिटेबल हो गया है। तो इसको भी आप एडिट करके तो ईजिली आप इसका फाइल कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इसकी तरफ के आपका जो बनानी थी एनेक्स्चर H1 की। तो H1 के लिए भी ये जैसे वो क्वांटिटी थी उधर अब इसमें भी वो एडिटेबल हो गई है और आपकी सारी जो परचेज सप्लाई और उसकी डोमेस्टिक यूज़ और जितने भी हैं वो सारी आ रही हैं डोमेस्टिक। आप ओपनिंग बैलेंस तो आपके पास पहले से पिछला आ जाता है, फिर आपने टोटल इंपोर्ट कितनी की या परचेज़ कितनी की वो आ जाएगी, फिर आपके पास टोटल अवेलेबल में से आपने डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाईज कितनी की, एग्जैम्प्ट कितनी की और डोमेस्टिक ज़ीरो रेटेड आपने सप्लाई कितनी की, और फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है एडजस्ट करके वो आ जाएगा। तो अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब एग्जैम्प्ट सप्लाईज जितनी डाल रहे हैं क्वांटिटी उतनी का इनपुट टैक्स आपने डिसअलाउ करना है, क्योंकि हर टैक्सेबल के अगेंस्ट आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, एग्जैम्प्ट सप्लाईज के अगेंस्ट नहीं कर सकते। ये भी चेक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल सिनेरियो बनाने का मकसद ये है कि एक आपकी मॉनिटर हो जाएगी टोटल, आप प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं, उसमें सप्लाईज कितनी कर रहे हैं और उन पे टैक्स कितना एडजस्ट कर रहे हैं, कितना आपको रिफंड मिलना चाहिए, जो पहले रिफंड क्लेमेंट सिर्फ क्लेम करते थे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का मकसद क्या है बेसिकली, इसके पीछे जो असल थीम है वो ये है कि जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो गलत रिफंड ले रहे हैं, जो गलत इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं और सीरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन की बना के उसको घुमाते हैं, लेयरिंग प्लेसिंग करते हैं और फिर जाके एंड पे उसका रिफंड ले लेते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं ताकि वो जब इधर सर चीज़ क्वांटिटी आ रही होगी, वैल्यूएशन उसकी क्लियर हो रही होगी, तो वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो जाएंगी। तो बेसिक मकसद इसका ये है और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप करेंगे तो बहुत ईजिली इसको कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जो मुझे क्वेरीज आ रही थी बेसिकली उसके रिगार्डिंग था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब आपका एनेक्स्चर H1 और J में फ़ाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह आप सीखते रहें तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।